जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में। इस चैप्टर के हम पूरे न्यूमेरिकल कवर करेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं और स्टेट बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। समय हो गया क्योंकि काफी पेपर आने वाले हैं आप लोगों के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय लेजर। क्या गिवन है आपको? फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, कितना दिया है? 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है तो नोट डाउन कर ले, 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड होता है सबसे पहले गिवन नोट डाउन करें, इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा उस पर फिट बैठेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद लिखा पावर एमिटेड इज 2 इंटू 10 की पावर -3। तो पावर कितना दिया है? 2 इंटू 10 की पावर -3 वॉट, ये गिवन है पावर। पूछा है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आर एमिटेड बाय द सोर्स। कितने फोटोन इस सोर्स में से एमिट होंगे। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि अगर पावर दिया है और जो भी सोर्स है उससे फोटोन निकलेंगे तो कितने निकलेंगे। तो उसके लिए मैं कंसीडर कर लेता हूं n नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे। कितने? n। तो लेट n नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने n निकलेंगे पर सेकेंड। तो जब n नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे एक सेकेंड में तो पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू एनर्जी। क्या लिख सकते हैं? n इंटू एनर्जी, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इंटू एनर्जी। कैसे? देखो, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड है यानी कि डिवाइड बाय सेकेंड की बात कर रहा, और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो जूल पर सेकेंड को हम पावर लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारा, ये बन गया P इक्वल टू एन इंटू ई। हमें निकालना n है तो n को क्या लिख सकते हैं? पावर अपॉन में एनर्जी। कैलकुलेटर निकाल लें और कैलकुलेट कर लें, या तो आप पेन पेंसिल से जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें। ठीक है, पावर की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय एनर्जी को मैं लिख सकता हूं h न्यू। क्या लिख सकता हूं? h न्यू, एनर्जी का फॉर्मूला है। इसको लिखा 2 इंटू 10 की पावर -3, h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 14। सॉल्व कर लेते हैं, मैं नंबर्स को एक साथ लिखूंगा, 2 डिवाइड बाय 6 इंटू 6.63 इंटू पावर देख लेते हैं, -34 में 14 पावर कम कर दो तो 10 की पावर -20 बचेगा, और 10 की पावर -20 ऊपर गया तो 10 की पावर +20 हो गया। उस 10 की पावर +20 में 3 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 10 की पावर 17। इसको डिवाइड करके बताएं कितना आ रहा है ओवरऑल? 19.8। ये पूरा डिवाइड करने पे ना, ना बेटा ऐसा नहीं हो सकता ना, 2 अपॉन है, वैल्यू बहुत छोटी आएगी ना। पहले 6 इंटू 6.63 करो, कितना आ रहा? 39.78। अब 2 में से डिवाइड कर दो, 2 में से डिवाइड करो, 2 डिवाइड बाय 39.78। कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप लोग जितना जल्दी हो उतना जल्दी करते रहे ना। ठीक है, मैं कैलकुलेशन में समय नहीं देना चाह रहा हूं। कितना आया? 0.050 इंटू 10 की पावर 17। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? 3 जीरो में आगे कर देता हूं, 1 2 3 तो लिख दिया 5। ठीक है, इंटू अगर मैंने 3 जीरो आगे गए 1 2 3 राइट साइड जा रहा हूं, पावर क्या होंगे? कम। तो 10 की पावर कितना? 3 पावर कम कर दो, कितना बचा? 14 हर्ट्ज। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट आप एक बार अच्छे से देख लेना, कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लगेगा बट थोड़ा जल्दी कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा था वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें क्या गिवन है? वर्क फंक्शन गिवन है। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू लिख दी, कितनी आई? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिखा है फाइंड, पहला पॉइंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मुझे न्यू जीरो सॉल्व करना है, ये पहला हो गया। ठीक है, इसके बाद वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60।
ये सेकेंड पार्ट है, बाद में देखेंगे। पहले मैं यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ। भाई वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू जीरो। तो न्यू जीरो की अगर वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वर्क फंक्शन अपॉन में एच। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2.14। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में जरूर कन्वर्ट करेंगे, तो जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का मल्टीप्लाई। तो ये पूरा आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा वर्क फंक्शन। और h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। चलो कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा। तो न्यू जीरो क्या लिखे, या ऐसे लिख दो 2.14 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 6.63 इंटू पावर देख लेते हैं एक साथ। तो 10 की पावर -34 है, ऊपर के 10 की पावर +34 हो जाएगा। तो 10 की पावर +34 में -19 कम कर दो तो कितना बचेगा, 10 की पावर 15 +34 था, 10 की पावर माइनस था, ऊपर गया प्लस हो गया, 10 की पावर 15। इसको सॉल्व करें कितना आ रहा, बेटा ओवरऑल आंसर बताओ ना, 0.51 बस 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, ये आ रहा ओवरऑल, आप एक बार चेक कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस चेकिंग करना। ठीक है, बाकी ये आ रहा, ये हमारा आ गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यूनिट क्या होती है हर्ट्ज। ठीक है, अगले वाले में आ जाते हैं, क्या लिखा है, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस बार दिया है, कितना दिया है 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कैलकुलेट क्या करना है, वेवलेंथ। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, वर्क फंक्शन पता है आपको। तो भाई थर्ड हमारी आइंस्टाइन की इक्वेशन लगा दे। क्या होती है आइंस्टाइन की इक्वेशन, बताया था, ई एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होता है। तो मैं एनर्जी को लिख सकता हूं एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी दिया है ना, वर्क फंक्शन को मैंने वर्क फंक्शन लिख दिया। अच्छा मेरे को वेवलेंथ निकालना है ना, तो इसको लिख दो एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा। और वर्क फंक्शन को वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख दिया EV0। क्या लिख दिया, EV0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें लैम्डा सॉल्व करना था, तो लैम्डा को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं लैम्डा को इधर ले जाओ, बाकी पूरे टर्म्स को, ये पूरे ओवरऑल टर्म्स को नीचे ले आओ। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, HC अपॉन W0 प्लस EV0, यही आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करें तो h की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू c की वैल्यू कितनी, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय वर्क फंक्शन कितना गिवन था हमारा 2.14 था शायद, 2.14 और ये दिया है 0.60। तो मैं यहां लिख देता हूं 2.14 प्लस 0.60, ये ओवरऑल आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान रखेंगे इसे भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी करते हैं इसको कन्वर्ट। अच्छा यह कितना बचा यहाँ 3 इंटू 6.63, बेटा करना कैलकुलेशन है ना। अच्छा 10 की पावर पहले देख लेते हैं, तो -34 में 8 कम कर दो तो कितना बचेगा, माइनस का 26 बचेगा, डिवाइड बाय ये दोनों ऐड करें तो कितना आया 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये जूल में आ गया है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 6.63 कितना आया, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 3 9 हो गया, 36 को 18 कितना 19.89। अब पावर हमारे 10 की पावर -26 है, डिवाइड बाय यहां कितना हो रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने में 4.384, दोनों डिवाइड कर दो 38, दोनों डिवाइड करो बताओ कितना आ रहा वेवलेंथ को, यहां से लिखा जाए। मैं पावर देख लेता हूं भाई, -19 ऊपर गया +19 हो गया, तो 26 में से अगर 19 कम करूं कितना बचेगा -7, यहां कितना आ रहा बेटा 4.53, ये आ गया हमारा मीटर, दैट इज द वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हमारा वेवलेंथ आया, सिंपल सा फॉर्मूला एक लगाया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए, आओ संस्कृति जी बैठो, पेपर अच्छा गया, गुड। चले
अब यहाँ पर मैं डायग्राम बेसिस क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्या लिखा हुआ देखें, लिखा इन द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है ना, ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द टू डिफरेंट मेटल्स पी एंड क्यू एज शोन बिलो। दो अलग अलग मेटल है, एक पी है और एक क्यू है, ठीक है, अलग अलग मेटल है मतलब उनका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, ठीक है। पहला पूछा विच वन ऑफ द टू मेटल्स हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होता है ग्राफ में वो कौन सा होता है, ये वाला पॉइंट दिखाता है, ये वाला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसका क्या है ज्यादा, तो ये मैं नंबर दे देता हूं, ये 3 होगा, ये 4 है ना, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5, ये 6। मतलब अगर मैं बात करूं तो किसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्यू के लिए, तो क्यू हैज मोर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्यू हैज मोर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कितनी है अगर देखें तो क्यू के पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दिखाई दे रही 5, ये है हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर क्यू, कितना रहा 5 इंटू ये 5 दिया है ना, और इंटू में कितना है 10 की पावर 14 है, तो 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये हो गया पहले का आंसर, ठीक है। सेकंड वाला क्या लिखा है, डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच हैज ग्रेटर वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, उसके लिए वर्क फंक्शन निकालना है, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है एच न्यू 0। भाई हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे क्यू वाले की, क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एच की वैल्यू रखा 6.63 10 की पावर -34, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 का मल्टी 5 से 15, 5 आया, एक बचा, 5 छक्का 30, 1 31, एक बचा 3 आया, और 5 छक्का 30 और 3 33, यही आएगा 33.15 इंटू 10 की पावर कितना बचा -20, ये आ रहा वर्क फंक्शन हमारा जूल में, किसमें आ रहा जूल में, ध्यान रखना हमने जूल में लिखा है, आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पूरे डेटा को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करके, ठीक है, बाकी जूल में आप निकालो आंसर, आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पैटर्न हो गया, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है, बाय हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस गो अप इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर टू बी इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। मतलब पहले फ्रीक्वेंसी इन्होंने दी है, कितनी है, पहले दी है 4 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज थी, बाद में कितनी हो गई, बाद में हो गई 8 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज, ये हो गई। तो आपको ये बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर इंक्रीज करेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रही मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात हमें पता है। कैसे पता है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो बताया था आइंस्टाइन ने, वो बताया था वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं एच न्यू, वर्क फंक्शन को वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख देता हूं यहां पर EV0। तो ध्यान से देखो भाई, ये तो कांस्टेंट रहता है एक्चुअल में, ठीक है, तो अब ये भी हमारा कांस्टेंट ही रहता है, E हमारा कांस्टेंट ही रहता है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। मतलब अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, ये हमें पता है। फिलहाल हमें तो ये समझना था, हमें जस्ट मिनट, मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको क्या हो रहा है भाई, अच्छा ये चेंज नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो मैं इसमें क्या करता हूं, यहां से मैं इसकी वैल्यू लिख के यहां सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको, तो इसको मैंने लिखा एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EV0। हमें लाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो एक काम करो, फॉर फर्स्ट केस, पहले केस के लिए अगर लिखे हम फॉर फर्स्ट केस, तो मैं यहां से V0 की वैल्यू लिख सकता हूं, तो EV0 1 पहले वाले के लिए अगर लिखूं तो क्या आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये आएगा एच न्यू 1 माइनस वर्क फंक्शन, ये पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे ही मैं सेकंड के लिए करूंगा, फॉर सेकंड केस, फॉर केस 2 EV02 इक्वल टू एच न्यू 2 माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता है क्योंकि मेटल वही है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस फर्स्ट, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर करेंगे ना,
तो ये लिख दिया मैंने ev02 माइनस ev01 इक्वल टू, पहले इसको लिख लो hν2 माइनस वर्क फंक्शन, और माइनस ऑफ इसको माइनस कर दो hν1 माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो यहां लिख दिया मैंने v02 माइनस v01, ई मैंने कॉमन कर लिया, इक्वल टू यहां क्या बचेगा hν2 माइनस वर्क फंक्शन, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया hν1 और माइनस माइनस प्लस ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन से वर्क फंक्शन कैंसिल हो गया, दोनों में कॉमन क्या हो गया, h कॉमन हो गया, तो मैं यहां लिख देता हूं v02 माइनस v01 इक्वल टू h कॉमन कर लिया तो बना क्या ν2 माइनस ν1। यहां e था, e को मैंने नीचे भेज दिया, देखो यहां पर ये e दिया हुआ था ना, ये e को मैंने नीचे भेज दिया। ठीक है, अब इसमें हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। मैंने इसको लिख दिया, h की वैल्यू को लिख देते हैं 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस था, एक था हमारा 8 इंटू 10 की पावर 15 और एक था हमारा 4 इंटू 10 की पावर 15, और डिवाइड बाय e की वैल्यू होती 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये आएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। सॉल्व करके देख लेते हैं, तो देखो ये पड़ा 6.63 इंटू, यहां से दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहां पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, पावर देखो 10 की पावर माइनस 34 था ही, यहां 10 की पावर 15 बचेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लिया भाई, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 4 इंटू 10 की पावर 15, और यहां पे कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सॉल्व करके देख लेते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं पावर, देखो ये 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर गया 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा, प्लस 19 और 35 ऐड कर दो, कितना, सॉरी प्लस 19 और 15 ऐड करो 34 ही हो रहा, तो पावर तो पूरी कैंसिल हो गई, ये पूरी पावर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, बचा क्या ये अब ये इनको चाहे सॉल्व कर लो, 4 से कैंसिल कर लो, इसको 4 बार जाएगा 0.4 आएगा, 6.63 को 0.4 से डिवाइड कर दे, 0.4 आएगा ना, पॉइंट हटा ऊपर 0 आता, 40, 8 से कैंसिल, नीचे 2, 5, 5/2, 5/2, 0 पॉइंट क्या आएगा, देखो यहाँ लिखा था हमारा 4, यहाँ लिखा था 1.6, है ना, पॉइंट हटा ऊपर 0 आ जाता, 8 से कैंसिल करो, ये 2 बार गया, 8 से कैंसिल करो 5 बार गया, 5/2 आएगा, यानी कि 6.63 का मल्टीप्लाई 5/2 यानी कि 2.5 में कर दो, कितना आ रहा, 16.57 वोल्ट। कैलकुलेशन आप देख लेना, कैलकुलेशन करने में इतना कुछ खास नहीं है, बट वो क्या समय का थोड़ा सा लॉस होता है, इसकी वजह से कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप देखते रहना, क्योंकि वैल्यू तो वहां हमेशा अलग अलग ही आएगी, एक जैसी तो मिलेगी नहीं, पैटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, अ फोटोन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा, एक फोटोन है एक प्रोटॉन है, दोनों का क्या सेम है, लैम्डा सेम है, तो लैम्डा फॉर फोटोन इक्वल टू लैम्डा फॉर प्रोटॉन। ठीक है, प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, मतलब फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोटॉन की एनर्जी कम होगी, ऐसा प्रूव करना है। चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन की, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो रहता है वो क्या रहता है, hc बाय लैम्डा, क्या रहता है, hc बाय लैम्डा, ये हो गई फोटोन की। ठीक है, अब बात करेंगे फॉर प्रोटॉन, फॉर प्रोटॉन लिख देते हैं ताकि अंतर दोनों में क्लियर दिखे। प्रोटॉन के लिए जो एनर्जी है वो रहती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसे लिखते हैं हम लोग k इक्वल टू लैम्डा, सेम दिया था ना, एक काम करो ना, एक काम करो, एक लाइन और बचेगी, तो यहां से पहले लैम्डा की वैल्यू लिख लो, यहां से लैम्डा फॉर फोटोन निकाल लो, तो क्या आता है hc अपॉन में एनर्जी, मैं फोटोन के लिए एनर्जी को E से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, ये एनर्जी है फोटोन की, ये हो गया पहला। अब ऐसे ही मैं बात करूंगा फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए जो वेवलेंथ रहेगी उसे लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू h बाय p, p क्या होता है हमारा मोमेंटम,
तो इसको मैंने अभी P लिख दिया, बाकी मैं इसको H बाय P को लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2mk काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। क्या लिख सकता हूं? H अपॉन अंडर रूट 2mk। ठीक है, ये आ गया हमारा वेवलेंथ। अब दोनों को हम वेवलेंथ दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। वेवलेंथ दोनों क्या है? सेम है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने क्या कर दी? इक्वल, दोनों में इक्वल कर दी। ये लिख दिया मैंने hc बाय एनर्जी, और इसको लिख दिया मैंने h बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहां ध्यान से देखो तो h से h कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी पेज में कर लेते हैं, h से h कैंसिल हो गया। अब दोनों साइड का कर दो स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन में e स्क्वायर इक्वल टू, यहां का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 2mk। हमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म से बताना था, तो मैं एक काम करता हूं, k की वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, सॉरी ये प्रोटॉन है ना, इक्वल टू क्या आया? e स्क्वायर अपॉन में 2m और नीचे आ गया c स्क्वायर। बोलो यही आएगा? कोई डाउट? मतलब मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, कहीं एरर है क्या? प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। फोटोन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ सही है, सही आ रहा है। इसको मैं ऐसे करके लिख सकते हैं, सही आ रहा है, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ई स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा ताकि जल्दी समझ आ जाए। मतलब वही है, ई स्क्वायर को अगर मैं लिखता तो क्या लिखता है यहाँ पर? 2m इंटू सी स्क्वायर इंटू में k, यही आता। तो e की वैल्यू अगर लिखता तो e कितना आता? e इक्वल टू अंडर रूट लग जाता है इसमें, पूरे में अंडर रूट लगा दो, 2m इंटू सी स्क्वायर और इंटू k। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो ये किसकी बात हो रही है? फोटोन की बात हो रही है। और ये किसकी बात हो रही है? प्रोटॉन की बात हो रही है। तो इतने का तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा ना। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, लिख लेना। ठीक है, क्लियर है? देखो हमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ी, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ नहीं कर, लैम्डा इक्वल टू h बाय अंडर रूट 2m रखा और दोनों का स्क्वायर कर दिया। यहां पर दोनों को पहले इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद हमने दोनों साइड का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, और यहां से एनर्जी दोनों में रिलेशन ले आए। ठीक है, वैसे करते तो यहां से भी आता भाई, यहाँ डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है मतलब कि ये वाली वैल्यू क्या हुई? ज्यादा हुई। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए, अगले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड ऑफ अ फोटो सेल ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। पहली बात तो वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल बोला है, मतलब W0 की वैल्यू इन्होंने क्या ली है? 0। वर्क फंक्शन को हमने क्या लिया? 0 कंसीडर कर लिया। फिर बोला व्हेन फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आर इंसिडेंट ऑन इट, मतलब ये हमारे पास मेटल है, यहां से जो लाइट आ रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, और ये फोटोन आ रहे हैं, पता है ये बात तो। अब यहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होगा उसका एक्सप्रेशन लाना है इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट के टर्म्स में इसका आंसर लाना है। ठीक है, तो पहले हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? hc बाय लैम्डा। ये लैम्डा किसका है? ये है फोटोन का। किसका है? फोटोन का। फोटोन के लिए मैं p लिख रहा हूं, इक्वल टू वर्क फंक्शन 0 है। काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ mv स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, वैसे काइनेटिक एनर्जी को एक और सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखा जा सकता है। यहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, P इक्वल टू अंडर रूट 2mk। ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है। अगर दोनों का स्क्वायर करूं तो P स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? 2mk। तो अगर काइनेटिक एनर्जी संभालू मैं यहां पे देखूं तो क्या आता? P स्क्वायर बाय 2m आता। तो मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह डायरेक्ट नहीं लिख सकता P स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, क्या लिख सकता हूं? P स्क्वायर बाय 2m। अब यहां मैं वैल्यू रख देता हूं, इसको लिख दिया hc बाय लैम्डा फॉर फोटोन इक्वल टू P को मैं लिख सकता हूं h बाय लैम्डा।
भाई पी हमारा एच बाई लेमडा भी तो होता है मोमेंटम, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था एच बाई लेमडा, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी लिखा था ना, तो पी को मैंने एच बाई लेमडा लिख दिया। अब बाकी क्या बच रहा हमारा 1/2m बच रहा। भाई इसको सॉल्व करना है, इधर रफ कर देता हूं। देखो अब हमें क्या लाना है, हमें लाना था वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है जो एमिट होगा, इसकी वेवलेंथ लानी थी, तो इसको इधर ले जाओ, बाकी सबको इधर भेज दो, तो लैम्डा ई स्क्वायर इक्वल टू बाकी को इधर भेजो, तो एच स्क्वायर के साथ में क्या हो गया लैम्डा पी, लैम्डा फॉर फोटोन, डिवाइड में क्या क्या आया एच सी और 2m एच इंटू सी, यही आएगा, कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। एक एच से एक एच कैंसिल हो रहा, तो बच क्या रहा है, बच रहा है हमारे पास एच इंटू लैम्डा फॉर फोटोन और डिवाइड बाय 2m इंटू सी। हमें लैम्डा इलेक्ट्रॉन का लाना था, स्क्वायर उधर भेज दो तो अंडर रूट लग गया, यही आंसर है h बाय लैम्डा फॉर फोटोन और डिवाइड बाय 2m इंटू सी। बोलो कोई समस्या, क्लियर है। बस दो फॉर्मूले नए हैं, थोड़ा जल्दी करने की वजह से मैंने काइनेटिक एनर्जी को ये फॉर्म पे लिखा, नहीं तो हाफ mv स्क्वायर से फिर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज कर लेते तब भी वहां से ही बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसी पैटर्न पे आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम पे, ठीक है, नया नहीं आएगा, सोचो कुछ डिफरेंट दे देंगे, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। यहां पर हमें ग्राफ दिया है, ये अंडर रूट वी है, ठीक। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 लाइन्स ए एंड बी इन द प्लॉट गिवन बिलो शो द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस 1/√v। लैम्डा और 1/√v में ग्राफ दिया है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल सही बात है। बोला है फॉर 2 पार्टिकल्स कैरिंग द सेम चार्ज, ए और बी दोनों के चार्ज क्या है सेम है, स्मॉल क्यू देख लेता हूं मैं, बात वही है, ए और बी दोनों के लिए चार्ज सेम है, पहले बोल दिया, ठीक है। विच वन ऑफ द टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास, मास किसका कम होगा बताना है, ठीक है। तो पहले लैम्डा और वी में रिलेशन पता हो, तो भाई रिलेशन जो होता है वो होता है h अपॉन अंडर रूट 2mk, ये फॉर्मूला पता है, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, पी को अंडर रूट 2mk लिख सकते हैं, तो h को मैंने h लिखा, अंडर रूट लगाया 2m, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं q इंटू वी, क्या लिख सकते हैं q इंटू वी, ये आ गया फॉर्मूला। अब अगर ध्यान से देखें तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या क्या हो रहा, बच रहा है 1 अपॉन अंडर रूट में m और अंडर रूट में v, बाकी सारा कांस्टेंट देख लो आप, देखो भाई h दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, हटा दिया, 2 दोनों में रहेगा कांस्टेंट रहेगा, हटा दिया, ठीक है, चार्ज दोनों का सेम है कांस्टेंट, हटा दिया, बच क्या रहा अंडर रूट में m और अंडर रूट में v। मतलब मैं ये बोल सकता हूं लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन अंडर रूट m के, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट m के, और इसको हम लिखते हैं स्लोप, दिस और दिस, ये देखो वर्टिकल, ये tan थीटा अगर लगाए तो क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको स्लोप लिख सकते हैं। स्लोप किसका, स्लोप है ना ये, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√v, स्लोप क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लैम्डा है और बेस क्या है 1/√v है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए ना, तो इसको मैं स्लोप नहीं लिख सकता, तो ये लिख दिया स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m, ठीक है। अच्छा स्लोप जो है किसका ज्यादा है, ए का कि बी का, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, बी का ज्यादा है ना, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मास कम होगा, यूनिवर्सली है दोनों, तो यहां लिख सकते हैं सो मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, ए का मास क्या होगा ज्यादा होगा, बी का मास क्या होगा कम होगा, ठीक है। एक ये भी पैटर्न हो गया हमारा, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted is doubled when the wavelength of light incident on photosensitive surface changes from lambda 1 to lambda 2, मतलब जब वेवलेंथ लैम्डा 1 से लैम्डा 2 हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डबल हो रही है, क्या डबल हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड
is doubled when the wavelength of light incident on the surface changes from lambda 1 to lambda 2। मतलब पहले वेवलेंथ लैम्डा 1 थी तब काइनेटिक एनर्जी k था, जैसे वेवलेंथ लैम्डा 2 हुई काइनेटिक एनर्जी हो गई 2k। ठीक है, अब बोला है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है लैम्डा 0 की बात कर रहा है, एंड वर्क फंक्शन। चलो पहले मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिखता हूं। एनर्जी की इक्वेशन होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमको पता है, ये आइंस्टाइन ने इक्वेशन बताई थी। तो एनर्जी को मैं लिख सकता हूं hc बाय लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन, हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकालना है तो इसको लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा 0। वर्क फंक्शन क्या लिखते हैं, h न्यू 0 लिखते हैं, न्यू 0 का c बाय लैम्डा 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा है। अब फर्स्ट और सेकंड केस लगा दो। तो फॉर फर्स्ट केस, पहले केस में मैंने ले लिया वेवलेंथ लैम्डा 1 और यहां लिख दिया hc बाय लैम्डा 0। देखो याद रखना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चेंज नहीं होता, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के ले लिया, ये पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड केस में, फॉर सेकंड केस में लेंगे तो ये हो गया hc बाय लैम्डा 2। वेवलेंथ जैसे ही लैम्डा 2 हुई काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डबल, तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने कर दिया 2k। क्लियर। अब एक काम करो, पहले इक्वेशन से k की वैल्यू को यहां रख दो। फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं k की वैल्यू को यहां रखूं तो क्या आता, तो k की वैल्यू कितनी आती पहले वाली इक्वेशन से, तो पहले वाले इक्वेशन से k की वैल्यू जो आती, मैं यहां वैल्यू लिख देता हूं, बस k की वैल्यू यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। k की वैल्यू क्या आती, सॉल्व करने के और भी मेथड है, आप कर सकते हो जैसे भी करना चाहो। मैं k की वैल्यू ले तो इसको इधर भेज देते, तो जैसे इधर भेजते तो hc कॉमन था, बचता 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 0, यही आता भाई। इसको मैं अगर इधर भेजता तो माइनस में आता, तो लैम्डा 0 माइनस, ये k की वैल्यू को उठा के इक्वेशन सेकंड में रख दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड। जैसे रखेंगे तो क्या आएगा वो अगले पेज में देखते हैं। hc बाय लैम्डा 2 इक्वल टू hc बाय लैम्डा 0 अब प्लस 2। अब k की वैल्यू कितनी आई, ये आई हमारे पास, k की वैल्यू आ रही है hc ब्रैकेट ऑफ 1 बाय लैम्डा 1 माइनस क्या था, 1 बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 0, यही है ना, माइनस 1 बाय लैम्डा 0, यही आएगी। अब अगर देखें यहाँ तो क्या कर सकते हैं, इसका पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर देखेंगे। hc बाय लैम्डा 2, हमें लैम्डा 0 निकालना है ना, hc बाय लैम्डा 0 को ऐसे लिखा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2hc बाय लैम्डा 1 माइनस का 2hc बाय लैम्डा 0। ठीक है, तो ये अब ये देखो, ये लैम्डा 0 वाला है, भी लैम्डा 0 वाला है, इसको उधर भेज दो, तो ये आ गया हमारा hc बाय लैम्डा 2 माइनस, इसको इधर भेजा तो आ गया 2hc बाय लैम्डा 1 इक्वल टू, ये दोनों एक साथ हो गए, तो ये कितना बचा, एक दोनों साथ हो गए, तो hc बाय लैम्डा 0 माइनस 2hc बाय लैम्डा 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूं इतना लेंदी। यहां hc कॉमन है, क्या बचता, 1 बाय लैम्डा 2 माइनस 2 बाय लैम्डा 1। ठीक है, इक्वल टू, यहां भी hc कॉमन है, क्या बचता, अच्छा hc बाय लैम्डा 0 पूरा ही कॉमन है ना, माइनस ही हो रहा है वैसे तो, माइनस का 1 बाय बचेगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूं hc बाय लैम्डा 0, या बचेगा 1 माइनस 2, वैसे तो माइनस 1 बच रहा है बट अभी ऐसे लिख लेते। ये hc से hc का कैंसिल हो गया, कितना बचता, माइनस का लैम्डा 0 बचता है, माइनस का 1 बाय लैम्डा 0। हमें लैम्डा 0 लाना था, लैम्डा 0 को इधर लाओ, इसमें पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते तो यहाँ क्या आता, लैम्डा 1 लैम्डा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 2 इक्वल टू माइनस का 1 बाय लैम्डा 0। हमें तो लैम्डा 0 लाना था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इक्वल टू, इसको इधर लाए, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये आ गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाय, ये पूरा का पूरा नीचे आएगा, अब माइनस का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये आएगा 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ये वाला माइनस मैंने इधर भेज दिया, तो माइनस ये हो गया प्लस ये हो गया, तो 2 लैम्डा 2 प्लस का लैम्डा 1 माइनस का, ये आ गया हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक और पार्ट पूछा था इन्होंने, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस,
इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला तो होता है हमारा, डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या होता है एच सी बाय लैम्डा 0, मतलब लैम्डा 0 की वैल्यू रखो, आंसर आ गया। तो एच सी को एच सी लिखा, लैम्डा 0 की वैल्यू ये है, क्या लिखा है लैम्डा 1 लैम्डा 2, और ये वाला पोर्शन हमारा ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना आएगा 2 लैम्डा 2 माइनस ऑफ लैम्डा 1, ये आ गया हमारा वर्क फंक्शन। सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है और कुछ क्वेश्चन में थोड़ी ना है, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट पे आ जाए, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बस एक दो क्वेश्चन और है, इससे ज्यादा नहीं है। लिखा है एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, वी लिखा है, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। विच वन ऑफ द टू हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी पूछा है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला पहले लिखे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m q इंटू वी, डायरेक्ट लिखे ना पूरा फॉर्मूला, v बोल रहा सेम है, तो v अगर सेम है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन s तो दोनों में रहेगा, कोई मतलब का नहीं है, v दोनों का सेम है, कोई मतलब का नहीं है, 2 नंबर है दोनों में रहेगा, सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज भी सेम होता है, तो बचा क्या 1 अपॉन अंडर रूट m बचेगा, ठीक है। मास किसका ज्यादा हो, तो वी नो दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। भाई जी अगर मास ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम, और जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी। सेकंड क्या दिया है, लेस मोमेंटम, मोमेंटम की बात करें सॉरी, तो मोमेंटम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी भी तो होता है, भाई वेवलेंथ हमें पता है तो मोमेंटम पता चल जाएगा, तो यहां से एक चीज क्लियर है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी होगा, वेवलेंथ जिसकी ज्यादा उसका मोमेंटम कम, तो यहां पे हमें पता क्या है, वी नो दैट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, सो मोमेंटम किसका ज्यादा हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, उल्टा होगा ना, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका मोमेंटम कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसका मोमेंटम ज्यादा, तो वेवलेंथ कम किसकी थी, प्रोटॉन की, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ऐसे पूछे जाते हैं ना, 2 नंबर 3 नंबर में, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, इस बार देखो अल्फा और प्रोटॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। बोला क्या है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल एंड देयर स्पीड, पहले पोटेंशियल का रेशियो देख ले, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m q इंटू वी, इस बार वेवलेंथ सेम दिया है, ठीक है। अगर वेवलेंथ सेम दिया है मतलब मैं इसको कांस्टेंट कंसीडर करूंगा, सेम है, ये भी कांस्टेंट हो गया, इसको इधर लेके चले जाओ, अगर इसको इधर लेके जाते हैं तो कुछ ऐसा होता, 2m q इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते थे, अच्छा तरीका बता रहा हूं ना, सिंपल तरीका रहता है, हमें इसमें क्या बताया, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, तो अगर मैं स्क्वायर करूं दोनों साइड का तो ये आ जाता हमारा क्या, लैम्डा हमारा सेम दिया है और किसका रेशियो पूछा था, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का, तो अगर मैं स्क्वायर करता तो ये ऐसा हो जाता 2m q इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बराबर है, मतलब मुझे लाना है पोटेंशियल का रेशियो, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू, m और q दोनों अलग अलग होंगे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के, तो मैं m और q को नीचे भेज देता, तो 1 अपॉन क्या आता, m इंटू क्यू आता, ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब अगर मैं लिखूं किसका 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 पूछा था, पहले है प्रोटॉन फिर अल्फा पार्टिकल, तो मैंने लिखा पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय पोटेंशियल ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू, ये इन्वर्सली है दोनों, तो ये हो जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन,
ठीक है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और जो हमारा डिनोमिनेटर में उसको वैसा का वैसा लिखा रहने दो, दोनों हमारे क्या होते हैं कैंसिल। तो हमारा पोटेंशियल का जो रेशियो है प्रोटॉन और अल्फा का वो कितना आता है 8:1। ये ध्यान रखना कि पूछा किसका है ना, मैंने पहले प्रोटॉन लिया है फिर अल्फा लिया है, प्रोटॉन अल्फा, तो ये इन्वर्सली था तो इन्वर्स कर दिया। ठीक है। एक और पूछा है देयर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल देयर स्पीड। अब स्पीड का रेशियो कहां से लाए, स्पीड मतलब क्या हुआ वेलोसिटी की बात कर रहा है ना, तो वेलोसिटी कहां से लाया जाए, हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का, है ना। और काइनेटिक एनर्जी हमें q इंटू वी लिख सकते हैं, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू q इंटू वी, ये हुआ। और काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ mv² इक्वल टू q इंटू वी। पोटेंशियल का रेशियो तो हमें पता है, मास भी पता है, चार्ज भी पता है, वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं v² प्रोपोर्शनल टू q इंटू वी अपॉन में m। इसे छोटा मेथड नहीं मिलेगा, वैसे तो डायरेक्ट हो रहा है बट और छोटा मेथड मिल जाए तो बेटर है। सोचो सोचो सोचो, स्पीड का और क्या मिल सकता है छोटा मेथड, हाफ mv², वेलोसिटी चाहिए ना, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। हाँ यहाँ से भी हो सकता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है, और एच बाई पी को मैं एम इंटू वी लिख सकता हूँ, तो उससे करके देख लो, हो इससे भी जाएगा, आप वैल्यूज रखोगे ना तो आ जाएगा। मैं एक बार उससे करके देख लेता हूँ। देखो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच बाय पी, है ना। तो एच को एच लिखा, पी को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। वेवलेंथ इन्होंने सेम दी थी, वेवलेंथ सेम दी थी ना, वेवलेंथ सेम दी थी, बस हो गया देखो तुरंत। तो वेवलेंथ अगर सेम दी है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता m इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बोलो लिख सकता हूं m इंटू वी, ये भाई कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है। तो मैं वेलोसिटी का अगर देखूं तो v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m हुआ, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू इनवर्स है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ अल्फा होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और ये होता है mp को mp लिखा, दोनों कैंसिल हो गए। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना आया 4:1। ये जल्दी हो गया, उससे भी हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं था। माइंड में जो क्लिक करे सबसे पहले उसे सॉल्व करना, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और समय समय मेरे वीडियो अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।